गुड इवनिंग साथियों। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीटेट की तैयारी के लिए हम लोग ये सीरीज़ लेकर के आए हैं और इस सीटेट के एग्ज़ाम में बाल विकास एक ऐसा भाग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। अगर बाल विकास के सिद्धांत पे आपकी पकड़ अच्छी हो तो सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ देखा जिसमें कि हमने जीन पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बात किया। उसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चन का एक सेट प्रीवियस ईयर का सेट था, वो एक्चुअली उस पर हम लोगों ने बात किया था। आज मैं और 15 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हूँ जिस पे कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट का। उसी सेट का 15 क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वाइगोत्स्की के अनुसार, पहला क्वेश्चन ही आ गया ना वाइगोत्स्की का। हम लोग पढ़े थे वाइगोत्स्की के बारे में, आ गया यहाँ पे वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और चौथा ऑप्शन है पुनर्बलन से। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। फटाफट इसका आंसर सोचिए क्या होगा, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। वाइगोत्स्की, पहले आप याद करने का कोशिश कीजिए कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है कहता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है कि वो देख करके, अनुकरण करके सीखता है, परस्पर समाज के साथ परस्पर क्रिया करके सीखता है। यही था ना। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है परिपक्व होने से, इसका कोई बात ही नहीं हुआ है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अनुकरण से, ठीक है, ये मानते हैं, बात हुआ है। पुनर्बलन प्रदान करना, रीइंफोर्समेंट, उस पर और ज़्यादा बल दे करके किसी बच्चे के ऊपर किसी चीज़ को सिखाने के लिए और ज़्यादा बल दे करके हम लोग क्या उसको सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं। ये भी ऑप्शन गलत। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जो ये ऑप्शन सही करने से पहले ऑप्शन गलत क्यों कर रहा हूँ, ये करने का आदत आप लोग भी डाल लीजिए। एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब अगर हमको तुक्का मारना है तो 2 में से ही मारना है, तो सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे 4 में से कोई भी मारेंगे तो सही होने के चांसेस 25% हैं, बट यहाँ पे 50% आपका चांस बन चुका है कि अगर ये भी मारेंगे तो 50% चांस है कि सही हो ही जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर पे बात करते हैं हम लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अनुकरण करने से है, लेकिन उससे ज़्यादा वाइगोत्स्की में क्या बात हो रही थी? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अब यहाँ पे ये समझिए कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कैसे? वयस्क एडल्ट यानी जो बड़े हो चुके हैं, समवयस्क जो उससे कम उम्र के हैं, वयस्क से समान लेकिन उससे थोड़े छोटे, उनके साथ जब परस्पर क्रिया करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है जब अपने से बड़े, यानी ये यहाँ पे समवयस्क और वयस्क दोनों ही उस बच्चे से उम्र में बड़े और अनुभव में बड़े हैं, उनकी बात की जा रही है। तो जब उनके साथ वो परस्पर क्रिया करेंगे तो सीखने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग आ गया। ठीक है, कोहलबर्ग के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं आगे कोहलबर्ग पे ही वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर भी क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर मैं ही आपको बता दूंगा। कोहलबर्ग लिखा है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं? शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण,
नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण तो हम लोग को पता है कि ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में बात हो रहा था, ठीक है। संवेगात्मक और शारीरिक विकास के चरण, कहीं ना कहीं शारीरिक विकास के चरण की बात जो है वो भी जीन पियाजे के, देखिए नहीं पढ़े हैं लेकिन इसको इस तरह से ऑप्शन काट सकते हैं। हमको ये पता है कि संज्ञानात्मक जो है जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के सिद्धांत में ही क्या कहते हैं, हम लोग का शारीरिक विकास का भी बात हो रहा था, जो कि उम्र के स्टेज में बांटा था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से लेकर के फिर आगे की उम्र में। तो उसमें शारीरिक विकास के बाद पे बात किया था जीन पियाजे, ये था जीन पियाजे, ये भी था जीन पियाजे, क्योंकि उसमें हम लोग कहे थे ना जीन पियाजे में कि किसी भी बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो शैशवावस्था मतलब गर्भा काल से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए और 1 और 4 तो हम लोग का हट गया। अब यहाँ पे संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है कोहलबर्ग के बारे में, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका आपको आंसर सही बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नैतिक विकास का चरण। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर में बांटा है और फिर उस 3 स्तर को 6 स्तर में फिर से बांटा है, उस 3 अंदर के अंदर फिर 6 स्तर में बांटा है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस 17 का आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष क्या होता है इस पे हम लोग पिछली कक्षा में भी बात कर चुके हैं। चाइल्ड फोकस्ड क्लास जो होता है उस पर भी बात कर चुके हैं। क्या कह रहा है, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इंग्लिश में इसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए फटाफट और आंसर सही लगाने का प्रयास करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। दूसरा ऑप्शन कहता है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तीसरा ऑप्शन कहता है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, फटाफट इसका जवाब बताएं। आई होप आप लोग सबने सही जवाब इसका लगाया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। क्यों, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष मतलब जिसमें सारा फोकस जो होगा बच्चे के ऊपर होगा, टीचर के ऊपर नहीं। उसमें जो भी गतिविधि होगी, जो भी अधिगम होगा, उन सब में बच्चों को इन्वॉल्व रखा जाएगा, ठीक है। तो वो कक्षा कक्ष जो होता है बाल केंद्रित कहलाता है, चाइल्ड फोकस्ड, चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में, पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। जब यहाँ पे शिक्षिका दे ही दी तो चाइल्ड फोकस्ड क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पे बात करते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। वैसा व्यवहार बाल केंद्रित कभी हो ही नहीं सकता है। वो तो या तो डर से पढ़ेगा या तो पुरस्कार के लोभ में सीख रहा है। उसका व्यवहार कभी भी जो है बाल केंद्रित, उस कक्षा कक्ष का व्यवहार जो है बाल केंद्रित नहीं हो सकता है। चौथा में क्या रहा है, शिक्षिका नोट लिखा देती है। जब शिक्षिका ने नोट लिखा ही दिया और बच्चे को उसको याद करने के लिए कह ही दिया तो वो फिर चाइल्ड सेंट्रिक हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही और आंसर कौन सा है, एक और एक, सिर्फ ऑप्शन बच रहा है हम लोग का 2, जिसमें क्या कर रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठते हैं। पहला चीज़, जहाँ भी चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का बात होगा, बच्चे हमेशा ग्रुप में बैठेंगे, बच्चे को ग्रुप डिस्कशन करने दिया जाएगा, बच्चे एक दूसरे के क्वेश्चन को सुनेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, इन तरह की बातें होगी चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली बार भी कहा था जहाँ भी बाल केंद्रित की बात हो वहाँ पर शिक्षार्थियों का समूह हिंट में दिखे तो उस ऑप्शन को तुरंत लगाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन वो बच्चे अपने एक समूह में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक अकेला जातीय विचार, एक अकेला जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अब इसको आप लोग जल्दी जल्दी सोचिए, क्या होता है बुद्धि? क्या बुद्धि एक अकेला जातीय विचार हो सकता है? क्या बुद्धि एक अकेला जातीय विचार हो सकता है? दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता हो सकती है, एक विशिष्ट योग्यता हो सकती है, या फिर सामर्थ्यों को, सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी, किसी भी काम करने का क्षमता। जैसे हम मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरा सामर्थ्य है कि हम मैथ्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा सामर्थ्य है कि हम 100 केजी का वजन उठा सकते हैं, या हम 100 केजी का वजन उठाने में असमर्थ हैं। तो सामर्थ्य का मतलब कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे फोर्थ में, यहाँ ऑप्शन इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, अगर हिंदी का वर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, अ स्पेसिफिक एबिलिटी, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, एंड अ सिंगुलर एंड जेनेरिक कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होता है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अब ऑप्शन पे बात करते हैं। बुद्धि कभी भी एक अकेला जातीय विचार तो हो ही नहीं सकता है, जातीय विचार नहीं होता है बुद्धि। दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता जो हुआ वो उसके सीखने की कला हुई, बुद्धि नहीं हुई। एक विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी एक काम को करने के लिए, किसी एक विशिष्ट चीज को करने के लिए उसकी योग्यता। तो एक विशिष्ट योग्यता बुद्धि नहीं कह सकते हम लोग, बट जहाँ पे सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगा। मतलब क्या, किसी भी काम को, हर तरह के काम को करने का जो सामर्थ्य होगा, उन सब का जो समुच्चय होगा। समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट। मतलब एक काम ये करने का सामर्थ्य हो गया, ये काम भी करने का सामर्थ्य हो गया, ये काम भी, ये काम भी, इस तरह के बहुत सारे काम को करने का मेरे पास सामर्थ्य हो गया। और इसको जब एक सेट में, सेट का मतलब क्या, ग्रुप में डाल दिए, तो ये क्या हो गया, सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं बुद्धि। अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो पढ़ाई में तेज है। अगर कोई किसी दूसरे को देख करके बहुत जल्दी अनुकरण कर लेता है, तो हम कहेंगे क्या, कि उसके अंदर सीखने का, किसी का अनुकरण करने का, किसी से कुछ सीखने का योग्यता बहुत अच्छा है। जातीय विचार तो होगा ही नहीं। बट अगर हम लोग जब बात करते हैं किसी के बारे में, अरे यार वो हर काम को करने में ऑलराउंडर है, मतलब उसके पास हर काम को करने का सामर्थ्य है, वो हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो बुद्धिमान लोग ही ना हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बुद्धि यहाँ पे क्या हुआ, एक सामर्थ्यों का समुच्चय हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड वाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन किस प्रकार का काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण। इसको एकदम आप लोग अपने से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, और उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में, कल वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हम लोग पढ़ रहे थे भाषा के विकास के बारे में, व्यक्तिगत भाषा के बारे में। तो उन सब चीज़ों को याद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए कि इसका आंसर सही क्या होगा। अमहत्वपूर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि भाषा जो है, भाषा का विकास जो है बचपन से ही होता है। याद है ना, हम लोग बात कर रहे थे कि जीन पियाजे वाले में भी और वाइगोत्स्की में भी, कि भाषा जो है अनुकरण करके वो सीखता है, सांस्कृतिक सामाजिक से भी सीखता है वो। और जीन पियाजे वाले में हमने बात किया था कि भाषा जो होता है वो जब वो 2 से 0 से 2, 2 से 7 साल वाले अवस्था में आता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, भाषा बोलने के लिए सीखना शुरू कर देता है। भाषा बोलने की समझ, उसमें भाषा की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो निरपेक्ष मतलब क्या, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल का मतलब या निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब
ठीक है, अगर सीख गया तो सीख गया, नहीं सीखा तो वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल बात नहीं है कि बचपन में उसके लिए न्यूट्रल होना चाहिए भाषा विकास के लिए। कम महत्वपूर्ण भी नहीं है, अमहत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण दोनों एक तरह का चीज़ है, दोनों को तो काट के हटाइए। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2, अति संवेदनशील। बचपन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए जिसमें कि वो जो सीखता है, भाषा ही नहीं और भी सारा चीज़ जो सीखता है वो जीवन भर अनुकरण करता है। और बचपन के समय जो उस बच्चे का मानसिक स्थिति होती है वो किसी भी चीज़ को बहुत ही तेज़ी में, बहुत ही स्पीड में कैच करने की कैपेसिटी रखती है। तो बचपन का समय जो होता है बच्चों के लिए अति संवेदनशील होता है। महत्वपूर्ण रहता वो भी चलता, लेकिन संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि अगर उसको अच्छे से गाइड किया तो वो बहुत अच्छा सीखेगा, अगर सही तरीके से उसको नहीं गाइड किया गया तो फिर वो खराब भी हो सकता है। संवेदनशील, ठीक है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, जिस तरीके से उसको हम लोग चलाएंगे वो उस तरीके से चलेगा। तो बचपन का काल भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या है? ऑप्शन देखते हैं। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़की के जैसा व्यवहार मत करो, लड़का बनो और लड़की जैसा व्यवहार मत करो, ये शिक्षक अगर कहता है तो वो टिप्पणी क्या है? हम लोग समावेशी शिक्षा का एक नाम सुने होंगे या उसके बारे में हमने पढ़ा है। समावेशी शिक्षा क्या कहता है? हर तरीके के बच्चों को समान बिना भेदभाव के शिक्षा देना, चाहे वो लिंग हो या जाति या धर्म, किसी भी समुदाय हो, किसी भी आधार पे उस पर कोई भी विभेद नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जातीय भेदभाव का परिचायक है, गलत हो गया। उसके बाद क्या है? लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, बिल्कुल ये टिप्पणी जो है इसी तरह का कुछ है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता का को उजागर करता है, ठीक है। और लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, नहीं, ये अच्छा उदाहरण कैसे हो गया? आप यहाँ कह रहे हैं लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, क्यों? लड़कियाँ खराब हैं क्या? इस सेंस में आप बात कर रहे हैं कि लड़कियों जैसा व्यवहार मतलब लड़कियों का व्यवहार खराब होता है क्या? यहाँ पे आप विभेद कर रहे हैं और विभेद का बात हो रहा है, तो ये अच्छा उदाहरण कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन खत्म। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या हुआ कि जैसे रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब पुराने समय से जो धारणा चल रहा है उसी को हम लोग लेकर के और आगे चल रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर, रूढ़िबद्ध धारणा, और उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, यही धारणा प्रकट कर रहा है। क्योंकि पुराने समय में, हमारे समय में हम लोग इतिहास पढ़े हैं या हम लोग जानते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, लड़कियों के जन्म होने पर उसे बहुत बुरा माना जाता था, लड़कियों को एक बर्डन की तरफ, बोझ की तरफ देखा जाता था, और उस समय लड़के के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता। एक ही माता पिता के अगर 2 चाइल्ड होते थे, लड़का और लड़की, तो लड़के के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लड़कियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। तो वही धारणा कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट, ये टिप्पणी जो है बता रहा है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन पे बात करते हैं। लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपरियोरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स। ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो हम इसको लगाते, लेकिन यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा जो लगा दिया है वर्ड,
ये ज़्यादा सुटेबल हो गया, क्योंकि ये हमारे पुराने समय से हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं कि इस तरह से विभेद किया जाता था, उसके भेदभाव किया जाता था, उसी की धारणा को ये स्टेटमेंट प्रकट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, हमें ये रिजिड नहीं होना है कि ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा, हमें ये देखना है कि सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। आकलन, बच्चों में प्रायोगिकता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करने को नाम देने कहते हैं, और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग असेसमेंट क्या है? इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में, तब तक आप लोग इसका आंसर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एनसीएफ के बारे में हम लोग सुने ही होंगे, जिसको कि हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, जो 2005 में आया था। वो क्या कहता है कि आकलन का जो प्रायोजन होना चाहिए, आकलन का प्रायोजन निश्चित ही सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं और सामग्रियों में सुधार लाता है। क्या करता है? आकलन की प्रक्रिया जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, आकलन का जो प्रायोजन होता है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री में सुधार की गुंजाइश करता है, सुधार लाने के लिए बात करता है। ठीक है, अतः आकलन क्या है हमारे लिए? आंसर क्या होगा इसका सही? अब इतना आपको हिंट दे दिया। क्या है? एक सुधार का तरीका, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। असेसमेंट, आकलन, हम अगर जैसे स्कूल में एग्जामिनेशन लेते हैं, फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट, सेकेंड असेसमेंट टेस्ट, फाइनल एग्जाम से पहले हम लोग असेसमेंट टेस्ट लेते हैं ना, उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं बच्चों में? क्या उसको हम लोग तेज और कमज़ोर आंकने के लिए करते हैं? नहीं। असेसमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया, जो टेक्निक हमने यूज किया, उससे बच्चे क्या सीखे उसको जांचना। और अगर बच्चे कोई चीज़ गलत सीखे या सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं तो अपने टेक्निक में सुधार लाना, पढ़ाने के टेक्निक में, या जिस चीज़ को आप उसमें पढ़ाने में टेक्निक यूज किया उसमें थोड़ा सा और सुधार लाने का कोशिश करना, ताकि बच्चा और अच्छा सीखे। इसी चीज़ को हम लोग असेसमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे, इसका इंग्लिश वर्ड है इंक्लूजन। हाँ, समावेशन का सबसे अच्छा वर्गीकरण वर्णन करता है इन सब में से। ऑप्शन देखते हैं। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए और उसके बाद हम लोग आंसर देने का कोशिश करते हैं। समावेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशन क्या कहता है? समावेशन का, समावेशी शिक्षा का मतलब ही था हम लोग का कि एक ही विद्यालय, एक ही कक्षा के अंदर हर तरीके के बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो पढ़ने में, या दिव्यांग हो, या किसी भी तरीके का जिसमें कमियां कुछ हो, उन सारे बच्चों को भी नियमित विद्यालय प्रणाली में ला करके समान शिक्षा का अवसर प्राप्त करना, यही था हम लोग का समावेशी शिक्षा का मतलब। तो समावेशन का मतलब क्या हुआ?
समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार। ऑप्शन नंबर 2, समावेशन एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा का अवसर प्रदान करने का अधिकार। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वंचित वर्ग, वंचित वर्ग को इंग्लिश में क्या लिखा है? डिसएडवांटेज बैकग्राउंड अ टीचर शुड द कैटर ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम अ डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। अच्छा, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन देखते हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें। वंचित वर्ग मतलब क्या? कि जिनकी पहुंच विद्यालय तक नहीं हो पाई है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, गरीबी के कारण हो, स्कूल की दूरी हो, या फिर अभिभावक का शिक्षा के प्रति सजग ना होना, या फिर उनके उसके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां, कुछ भी इस तरह का वर्ग का बच्चा जिसमें कि उनको शिक्षा से दूर रहा हो, उनकी पहुंच तक ना हो पाई हो, चाहे वो कोई भी कारण से हो, तो उस तरह के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पहला जो लास्ट ऑप्शन है इस पे बात करते हैं। बहुत सारा लिखित कार्य दे दें सिर्फ उन्हीं बच्चों को, बाकी लोगों को नहीं, तो ये तो विभेद हो गया, ऑप्शन गलत। उन्हें अच्छा कक्षा में अलग बैठाएं, क्यों? जब उनको भी शिक्षा प्रदान करने का मौका है, वंचित वर्ग को भी शिक्षा देने का रूल आ गया है, हम लोग के नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में बात होती है इसकी, वंचित वर्ग को भी जोड़ने के लिए मेन धारा से, मेन स्ट्रीम से, तो फिर हम उनको अलग क्यों बैठाएं? गलत हो गया। उनके बारे में अधिक जुटाने के प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें और उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया ना कर। ध्यान ना दें, ये वर्ड पकड़िए, गलत हो गया। क्यों ना ध्यान दें? जब उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, जो वंचित वर्ग में है, तो उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आएंगे कैसे मेन स्ट्रीम में? ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। हमारा पहला ऑप्शन सटीक आंसर है। क्यों? इसमें क्या कहता है? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। हम उस पृष्ठभूमि के बच्चों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो बच्चा किस कारण से वंचित रहा अभी तक, उसके परिवार वालों से, उसके अगल बगल के दोस्त से, उनके साथ जो पढ़ने आते हैं सहपाठी, उनसे हम लोग बात करके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएंगे। फिर उस जानकारी को जुटाने के बाद जो कमियां होगी उस पर काम करके हम उस बच्चे पे और ज़्यादा ध्यान दे करके सारे कक्षा के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करवा करके फिर हम लोग उसको जैसे और बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही क्लास में बैठा करके, साथ में बैठा करके उनको क्लास में होने वाली एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे, तो उनको शिक्षा प्रदान करने में एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका अच्छी कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 24 का आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? निर्योग्यता क्या कहता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज। कौन सा ऑप्शन जो है बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटीज की पहचान करता है? मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के में वो योग्य नहीं हो पा रहा है। निर्योग्य मतलब योग्य नहीं होना। डिसेबिलिटीज अब किसी भी कारण से हो सकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसको शिक्षक अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान हम लोग कैसे करेंगे किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है। अपमानजनक व्यवहार अगर वो किसी का करता है तो वो सीख नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे सीखने में बहुत तेज़ होते हैं, फिर भी वो बहुत ही शरारती होते हैं, वो अपमानजनक व्यवहार करने में पीछे नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बी को डी लिखना, वाच को 100 लिखना, 21 को 12 लिखना, नहीं, ये उसमें शब्दों को पहचानने में कमी हो रही है। इस पे निर्योग्य नहीं है कि वो अधिगम सीखने के योग्य नहीं है, इसकी बात हम लोग नहीं कह सकते। कम
अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मतलब उसका अटेंशन स्पैन जो है कम है और उसका जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो निर्योग्य है। नहीं, कम है उसका अटेंशन स्पैन, मतलब उसका जो अवधान है उसका विस्तार कम है, लेकिन है तो ठीक है, थोड़ा लेट से सीखेगा, कम सीखेगा, लेकिन सीखेगा तो अधिगम। और चौथा ऑप्शन कह रहा है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों? फ्रीक्वेंट मूड स्विंगिंग, जिसका मूड ही तुरंत तुरंत स्विंग करेगा वो कभी सीख पाएगा क्या? कभी मूड हो रहा है पढ़ने का, कभी मूड हो रहा है नहीं पढ़ने का, क्लासरूम में बैठे हैं मूड स्विंग कर रहा है कि हम तो वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये चीज़ जहाँ पे मनोभाव का बहुत जल्दी जल्दी बदलना हो जाएगा, यानी मूड स्विंग करने लगेगा उसका, तो वहाँ पे उसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पहचान करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सीखने में मन ही नहीं लग रहा है, तब ना उसका ध्यान जा रहा है, या तो क्लास इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है या उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपकी कक्षा में आपका पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग होगा, आपकी कक्षा में आप जो TLM वगैरह का यूज करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक, कोई भी एक्टिविटी अगर इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसके अनुसार क्लास को, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बच्चा जो है आपकी क्लास में इंटरेस्टेड रहेगा और उसको सीखने के लिए जागरूक रहेगा। अगर फिर भी बच्चे का मनोभाव बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो फिर वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर वो बच्चा का मनोभाव जल्दी जल्दी क्यों बदल रहा है। और ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की पहचान है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं रहेगा क्लास में तो वो सीख तो पाएगा नहीं। तो ये उसकी पहचान करने का एक तरीका है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब जो देखने में कमज़ोर है आँख से, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? यहाँ तो अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा देने की बात आ गई है और उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। काट के हटाओ इसको। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जब बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में रखेंगे तो वो बेचारा सीखेगा कैसे? वो तो पहले आँख से कमज़ोर है, उसको आंशिक रूप से दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो उसको बिना कोई प्रावधान किए उसको नियमित विद्यालय में डालेंगे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को भी काट के हटाना है। बचा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अलग संस्थान में डालना, ठीक है, जहाँ अलग संस्थान उस तरह की व्यवस्था है वहाँ डाल देंगे। जहाँ नहीं है वहाँ के बच्चे अगर आंशिक रूप से कमज़ोर हैं देखने में, तब तो उनको पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। बट नियमित विद्यालय तो हर जगह है हमारे पास, उसी में अगर हम कुछ विशेष प्रावधान को ऐड कर देते हैं तो वो उसके लिए सीखने का एक, उसको जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखना क्या है? लर्निंग इज संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर लगाइए। सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? हम लोग क्षीण संबंध रखता है, इसका इसका इंग्लिश ऑप्शन भी देखते हैं थोड़ा सा हमको। वेरी लिटिल कनेक्शन विथ इमोशन, independent of a learner's emotion, influenced by learner's emotion, affected by learner's emotion, not affected by learner's emotion. Okay, थोड़ा सा इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है, बट इसमें क्या संवेगों का क्षीण संबंध रखेंगे, यानी थोड़ा सा ही उस पर कंसंट्रेशन कनेक्शन रखेंगे, बच्चे के साथ थोड़ा सा संबंध रखेंगे तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशन। सीखना अगर है तो सीखने वाले के ही इमोशन से बाहर होगा तो वो सीख कैसे पाएगा? ये भी गलत है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यानी जो सीख रहा है, यानी बच्चे के इमोशन से प्रभावित होता है सीखना। अगर वो सीखना चाह रहा है तो ठीक है, ये हो सकता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम। क्यों?
कोई भी चीज़ हम कब सीखते हैं? जब वो हम अपने अंदर जो इसको हमको सीखना है, तो मेरे अंदर का इमोशन अगर इन्फ्लुएंस्ड होगा, मेरे अंदर का अगर संवेग प्रभावित होगा सीखने के प्रति, तो हम सीख पाएंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखना, यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है। ज़बरदस्ती कभी किसी को कोई चीज़ लर्न नहीं कराया जा सकता है। उसके अंदर के इमोशंस को इन्फ्लुएंस्ड करना होगा, लर्नर्स के अंदर के इमोशन को इन्फ्लुएंस्ड करना होगा, तभी वो किसी चीज़ को लर्न कर पाएगा। यानी बच्चे के अंदर के संवेग को अगर हम लोग प्रभावित करते हैं अपने पढ़ाने के तरीके से या किसी चीज़ को सिखाने के तरीके से, तो ही वो बच्चा सीख पाएगा। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ओके, हतोत्साहित वर्ड जहाँ आया है डाउट लग जाता है। उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका से को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। क्या होगा भाई? पहला हतोत्साहित का वर्ड है, किसी भी बच्चे को हम हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अगर वो खुद से चिंतन करना चाह रहा है तो उसके लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें उसको और उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। व्याख्यान के रूप में, यानी हम उसको एक लेक्चर के रूप में आकर के सिर्फ बता दिए, थ्योरी को लेक्चर में आकर के हम दे दिए कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो अवधारणा में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अवधारणात्मक परिवर्तन। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। पहले तो व्याख्या दे देंगे, उसके बाद बच्चों के साथ उस टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, तो फिर उनके अवधारणा में परिवर्तन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार देना, और जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया उनको तो पुरस्कार दे देंगे, और जो चिंतन में परिवर्तन नहीं कर पाए वो उनको हतोत्साहित कर देना। पुरस्कार दे करके ये कोई उसका अच्छा उपाय नहीं हुआ। ठीक है, पुरस्कार दिए आपने, जो अच्छा किया उसको मोटिवेट करने के लिए दिए, लेकिन और सारे बच्चों के लिए कक्षा में तो आप पूरी कक्षा के बच्चों के लिए बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल बच्चों के लिए बात नहीं करते हैं। तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए जो क्लियर उसका कॉन्सेप्ट कर दे। उसके बाद उस पर डिस्कशन कर लीजिए बच्चों के साथ, उसके अवधारणात्मक परिवर्तन में आप परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का इंग्लिश मीनिंग क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव इंगेजमेंट मीन? अच्छा, सक्रियबद्धता मतलब किसी भी काम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, इंगेज हैं हम, एक्टिवली इंगेज हैं हम उस काम को करने में, सक्रिय रूप से बाध्य हैं किसी काम को करने के लिए। नहीं समझ में आया वर्ड को तो तोड़ करके पढ़ते हैं। सक्रिय बाध्यता, सक्रिय प्लस बाध्यता, किसी भी काम को करने के लिए सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से बाध्य हैं हम। ठीक है, बाध्य मतलब कोई प्रेशर नहीं है, अपने अंदर से वो एक्टिवनेस आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, इसमें सक्रिय बाध्यता क्या हो सकती है? शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, इसमें बच्चा एक्टिव रूप से कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन भी तो उसकी होनी चाहिए, इंगेज भी तो होना चाहिए। इसमें इंगेज कहाँ है बच्चा? नकल करना है उसको। अच्छा, ऑप्शन 2 देखते हैं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, इसमें बच्चा, मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी चीज़ के पीछे अगर हम जांच पड़ताल करते हैं, कोई चीज़ कैसे हो रहा है, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा या किसी भी चीज़ को
देखते हैं, उसके बाद उसको जांच पड़ताल करते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, मोबाइल के अंदर क्या लगा हुआ है, कैमरा कैसे फ़ोटो खींचता है, इसका जांच पड़ताल करेंगे। फिर उसके रिलेटेड हम अपने पेरेंट्स से, टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर, कि कैमरा में आखिर फ़ोटो कैसे क्लिक होता है, एक बटन दबाने के बाद इमेज कैसे कैप्चर हो जाता है। और उसके बाद फिर डिस्कशन करना कि सर कुछ बताए या पेरेंट्स कुछ बताए, तो फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन करना। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंगेज भी हो रहा है और एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। चिल्ड्रेन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। कब बच्चे जब बच्चे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। कब? दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। सर्वाधिक सृजनशील, मोस्ट क्रिएटिव कब होगा? जब बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। डांटने के डर से तो कभी क्रिएटिव कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, वो याद कर लेगा, पढ़ लेगा, सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है। पुरस्कार के लिए जो क्रिएटिव है वो पुरस्कार ले जाएगा। क्रिएटिव बनने के लिए उसके अंदर अपनी रुचि आनी जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? 15 क्वेश्चन का ये सेट था और आपको ये सेट के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेरा एक ही मकसद है कि ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको ये देखकर पता चलना शुरू हो जाएगा इस पे डिस्कशन करने के बाद, आखिर सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न को पूछा जाता है या प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है, इस चीज़ पे हमको जोर देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।